बसरीना हाज़िर हूँ आपके लिए आज फिर कुछ बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर। जैसे कि आप जानते हैं आज हम कक्षा 11th से विषय 1 यानी चैप्टर 1 समय की शुरुआत से उसकी जो है समरी यानी सार जो है वो आज करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करती हूँ। ये बता दूं शुरू करने से पहले कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं चैप्टर 1 के वो कवर किए गए हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करती हूँ। पहला पॉइंट, भूमंडल पर 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिया यानी मिलियन ईयर्स अगो मानव के समान प्राणी प्रकट हुए। कैसे प्राणी प्रकट हुए? जो मानव के समान थे। इसके पश्चात मानवों के अनेक रूप प्रकट हुए तथा विलुप्त हुए, यानी कि बहुत से और भी ऐसे रूप थे मानवों के जो आए और विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। आधुनिक मानव यानी मॉडर्न ह्यूमंस लगभग 160,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। कब उत्पन्न हुए? 160,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। प्रारंभिक मनुष्य जानवरों का शिकार करके तथा पौधों से होने वाले उत्पादों को एकत्रित करके भोजन प्राप्त करते थे। आज भी दुनिया के अनेक भागों में आखेट संग्रहकर्ता समाज, हंटर गैदरर सोसाइटीज़ पाए जाते हैं। हम सोचते हैं ना कि अब तो ऐसा नहीं होता होगा, नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्रारंभिक मानव इतिहास को समझने में मानव जीवाश्मों की खोजें, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, पत्थर के औजार यानी स्टोन टूल्स तथा गुफाओं की चित्रकारी यानी केव पेंटिंग्स हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगस्त 1856 में कुछ श्रमिक जर्मनी की नियंडर घाटी यानी नियंडर वैली में चूने के लिए खुदाई कर रहे थे। उन्हें वहां एक खोपड़ी यानी स्कल तथा अन्य हड्डियां मिली। श्रमिकों ने इन्हें स्थानीय अध्यापक कार्ल फुहलरोड को दे दी। किनको दी? ये नाम याद रखना है आपको। कार्ल फुहलरोड को दे दी, जो कौन थे? एक अध्यापक थे। कार्ल फुहलरोड जान गए थे कि ये हड्डियां आधुनिक मानव की नहीं थी। बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना शास्त्र यानी एनाटॉमी, शरीर रचना शास्त्र को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी के प्रोफेसर तथा फुहलरोड ने 1857 यानी एक साल बाद 1857 में संयुक्त रूप से बताया कि ये हड्डियां विलुप्त मानव की हैं। किसकी थी? विलुप्त मानव की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मानव हुए जो कि विलुप्त हो गए थे, है ना, प्रकट हुए और विलुप्त हो गए, तो उसी में से किसी एक मानव की ये हड्डियां थी। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। चलिए, चार्ल्स डार्विन ने 24 नवंबर 1859 को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, ये बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज, याद रखना है आपको किसकी बुक है? ये चार्ल्स डार्विन की बुक है, प्रकाशित की। ये उद्विकास यानी इवोल्यूशन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई। बहुत जो इसकी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित तो हुई ही, लेकिन स्वीकारी भी गई। डार्विन ने बताया कि मानवों का विकास बहुत समय पहले जानवरों से हुआ था। क्रक्स क्या है इस बुक का? क्रक्स ये है कि इसमें जो अहम बात बताई गई है वो ये कि इंसान जो है, मानव जो है, वो पहले जानवर ही थे और जानवरों से धीरे धीरे विकास होते होते वो मानव बने। होमिनिड्स का उद्विकास होमिनोइड्स से हुआ। किससे हुआ? होमिनोइड्स से हुआ, लेकिन उनके बीच अत्यधिक अंतर है। होमिनोइड्स का मस्तिष्क होमिनिड्स की अपेक्षा छोटा है, यानी कि जो होमिनोइड्स हैं उनका जो मस्तिष्क है वो होमिनिड्स की अपेक्षा छोटा है, यानी कि जो होमिनोइड्स हैं उनका सर छोटा है, तो होमिनिड्स का कैसा होगा? बड़ा होगा, है ना जी। वे चतुष्पद यानी क्वाड्रेप्ट यानी 4 पैरों पर चलने वाले हैं तथा उनके अग्र अंग यानी 4 लिम्स लचीले हैं। होमिनिड्स 2 पाया कैसे हैं? बाइपेड्स हैं, यानी 2 पैरों पर चलने वाले हैं तथा सीधे खड़े हो सकते हैं, सीधे
खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनकी कुछ विशेषता जो है वो आपको बताई गई हैं। होमिनिड्स के बारे में और कुछ जानकारी भी है। होमिनिड्स होमिनिडे परिवार से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? होमिनिडे परिवार से संबंधित हैं। और जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स में बताया था कि होमिनिड्स जो हैं उनका जो इवोल्यूशन हुआ है, उद्विकास हुआ है, वो होमिनोइड्स से हुआ है। ठीक है, ये जानकारी आपको अच्छी तरह मैं बार बार बता रही हूँ, अपने जहन में रखनी है। यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और मैं इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस यानी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो वो भी आप देख लेना, है ना। होमिनिड्स के विशेष लक्षण हैं बड़े आकार का मस्तिष्क। कैसा होता है होमिनिड्स? इनका जो मस्तिष्क है वो बड़े आकार का होता है। लार्ज ब्रेन साइज, सीधा खड़ा होना, अपराइट पोस्चर, सीधा खड़ा हो सकते हैं। द्विपद चाल यानी बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पे चलते हैं। तथा हाथ का विशेष कार्य यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, यानी हाथों से ये कुछ जो है विशेष कार्य भी कर सकते हैं। विशेष कार्य मतलब जैसे कि भाई जानवर जो है, जानवर तो हाथ को इस तरह से, वो तो पैरों की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाथ वाले कार्य तो नहीं करते, लेकिन ये लोग जो हैं उससे खा सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, है ना। इसके बारे में भी आगे आपको पता चलेगा कि हाथ से कैसे ये लोग मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। होमिनिड्स का विभाजन जीनेस में किया जाता है। किस में किया जाता है? जीनेस में किया जाता है। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो प्रमुख हैं। क्या 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 है इनके? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो में मुख्य अंतर मस्तिष्क के आकार यानी साइज ऑफ ब्रेन, जबड़ों यानी ज्वेज तथा दांतों यानी टीथ के आधार पर है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटा, जबड़े भारी तथा दांत लंबे होते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, जिसका तात्पर्य है दक्षिणी यानी साउदर्न, तथा ग्रीक भाषा के शब्द पिथिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है वानर। जिसका अर्थ क्या है? वानर। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो दो भाषा के शब्द से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। लैटिन और ग्रीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 पॉइंट देखिए, हड्डियों की रचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के आधार पर प्रारंभिक मानवों के अवशेषों यानी रिमेन्स को विभिन्न प्रजातियों यानी स्पेशीज में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव यानी अर्ली ह्यूमंस अपनी खोपड़ियों के आकार यानी साइज ऑफ स्कल तथा जबड़ों यानी जॉस के आधार पर पृथक किए जा सकते हैं। यानी कि किसी का जबड़ा बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का सर बड़ा है, किसी का छोटा है। इस तरीके से जो है उनको अलग अलग स्पेशीज में रखा जाता है। द्विपदवाद यानी बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलने वाले के कारण हाथ वस्तुओं तथा नवजात शिशुओं को ले जाने के लिए स्वतंत्र हो गए। क्या हुआ? जब ये दो पैरों पे चलने लगे जो मानव थे, तो क्या हुआ? इनके हाथ जो है वो स्वतंत्र हो गए। हाथों से बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे हाथ में वस्तुओं को उठा सकते थे, नवजात शिशुओं को उठा सकते थे, उनको ले सकते थे, है ना। तो ये कर सकते थे और भी बहुत से काम। चतुष्पद यानी जो चार पैरों पर चलने वाले हैं, चतुष्पद के मुकाबले द्विपद वालों को चलने फिरने में अधिक आसानी तथा कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। द्विपदवाद का अप्रत्यक्ष उदाहरण 5.6 में यानी मिलियन ईयर्स अगो में पाया गया है। और कैसा उदाहरण पाया गया है? अप्रत्यक्ष उदाहरण पाया गया है। लेटोली, ध्यान से देखिए इसको, लेटोली तथा तंजानिया में होमिनिड के पद चिन्हों में जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं? पद चिन्हों में जीवाश्म मिले हैं। हार्डर, इथियोपिया में मिले हड्डियों के जीवाश्म द्विपदवाद के अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। क्या कह रहे हैं कि एक जगह है हार्डर और दूसरी है इथियोपिया। यहाँ पर जो हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं वो द्विपद वाले जो मानव हैं उनके प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। 2.5 या कह सकते हैं इसको मिलियन ईयर्स अगो में
हिमयुग के प्रारंभ में पृथ्वी के ज्यादातर भाग बर्फ से ढके हुए थे। कालांतर में जलवायु तथा वनस्पति में अत्यधिक परिवर्तन हुए। तापक्रम तथा वर्षा में कमी के कारण घास भूमि के क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जिसके कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे विलुप्त होते गए। यानी कि जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, क्योंकि वो उनको सूट नहीं कर रहा था। उनका विस्थापन यानी रिप्लेसमेंट अपेक्षाकृत बेहतर प्रजाति से हुआ। जो रिप्लेसमेंट हुआ उनका वो उससे बेहतर प्रजाति से हुआ, जो शुष्क दशाओं यानी कि जो ड्रायर कंडीशंस थी उसमें अधिक अनुकूलित थे, यानी उसमें आसानी से रह सकते थे। इस प्रजाति के प्रारंभिक प्रतिनिधि जीनस होमो थे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए वो कौन थे? जीनस होमो, जो शुष्क दशाओं में अनुकूलित थे, उसमें अच्छी तरह रह पा रहे थे। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है मनुष्य। क्या तात्पर्य है? मनुष्य। इन प्रजातियों यानी स्पेशीज को दिए जाने वाले नाम उनकी विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इनके जो होमो की जो प्रजातियां हुई उनको जो नाम दिए गए हैं वो उनकी कुछ खास विशेषताओं के आधार पर दिए गए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला कहा क्या है? होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस कौन होते हैं? औजार बनाने वाला मनुष्य। ऐसे मनुष्य जो टूल जो हैं बना सकते हैं, है ना, औजार बना सकते हैं, वो कहलाते हैं होमो हेबिलिस। दूसरे हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो हैं जो सीधा मानव यानी कि सीधे खड़े हो सकते हैं, अपराइट मैन। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस वो हैं जो बुद्धिमान अथवा विचारवान मानव हैं, यानी कि एक तरीके से वो वाइज हैं। थिंकिंग उनकी कैसी है? द वाइज ऑफ थिंकिंग मैन। अच्छी तरीके से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 कैटेगरी आई। हेबिलिस की बात आती है तो समझ जाइए औजार बनाने वाले, इरेक्टस सीधे खड़े होने वाले, सेपियंस बुद्धिमान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया के ओमो तथा तंजानिया के ओल्डुवाई नामक स्थान पर मिले हैं। ये आपको याद रखना है कि कहाँ मिले हैं। तो बताया कि ओमो और तंजानिया ओल्डुवाई नामक स्थान पर मिले हैं। होमो इरेक्टस के प्रारंभिक जीवाश्म अफ्रीका तथा एशिया, कुबीफोरा तथा पश्चिम तुर्काना, कीनिया, मोड जोकेर्टो, सैन गिरना तथा जावा में मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि होमिनिड्स पूर्व अफ्रीका से दक्षिणी तथा उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा उत्तर पूर्वी एशिया तक संभवतः यूरोप 2 तथा 1.5 मिया यानी मिलियन ईयर्स अगो के बीच गए। यह प्रजाति 1 मिलियन वर्ष से अधिक जीवित रही। कितनी जीवित रही? 1 मिलियन से अधिक वर्ष जीवित रही। कुछ मामलों में जीवाश्मों के नाम उन स्थानों के नामों पर रखे गए हैं जहां वे जीवाश्म पहली बार मिले। ये आपको याद रखना है अच्छी तरह, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हिडेलबर्ग जर्मनी में पाए जाने वाले जीवाश्म होमो हिडेलबर्जेंसिस तथा नियंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म होमो नियंडरथलनेसिस कहे गए। ठीक है, जगह के नाम पर ही उनका नाम रख दिया। आगे देखते हैं। यूरोप में पाए जाने वाले प्रारंभिक जीवाश्म होमो हिडेलबर्जेंसिस तथा होमो नियंडरथलनेसिस हैं। ये दोनों जीवाश्मों की प्रजातियां आदिकाल होमो सेपियंस हैं। ये होमो सेपियंस है, इसका मतलब इनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बेहतर है। होमो हिडेलबर्जेंसिस अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में पाए गए हैं। नियंडरथल्स लगभग 130,000 से 35,000 वर्ष पहले यूरोप, पश्चिमी तथा मध्य एशिया में मिले हैं। ये एकाएक लगभग 35,000 वर्ष पहले पश्चिमी यूरोप में विलुप्त हो गए। ठीक है, तो कब विलुप्त हो गए? 35,000 वर्ष पहले पश्चिमी यूरोप में विलुप्त हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए विश्व में मानव प्रजातियों का निवास, तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, बताया गया है कब, समय उनका, और कहाँ कहाँ निवास करते थे और निवास करने वाले कौन थे। तो जल्दी से देखिए, 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व के प्रदेश, कौन सा समय है, 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व। कहाँ पर, अफ्रीका में सहारा के आसपास, होमो इरेक्टस। और कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक। तो इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अफ्रीका में जो सहारा की जगह है वहाँ पर होमो इरेक्टस रहते थे, और होमो इरेक्टस कौन सी प्रजाति के थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। वो कौन से थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाली दूसरी टेबल देखिए, ये है आधुनिक मानव के प्रारंभिक जीवाश्म, यानी हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से जीवाश्म मिले हैं। ये टेबल मुझे थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको दिखा देती हूँ। लेकिन ज़्यादा मैं इसमें नंबर्स वगैरह, ये डेट वगैरह याद करने के लिए आपको नहीं कहूँगी। जो डेट्स वगैरह हैं वो पहले जो मैंने आपको जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें जो डेट्स दी गई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी बजाय। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। इथियोपिया, ओमो की बिश, ये दो जगह के नाम हैं। यहाँ पर 195,000 से 160,000 समय में ये जो है ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे प्रारंभिक मानव वो रहते थे। ठीक है, तो ये टेबल भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रारंभिक मानव यानी अर्ली ह्यूमंस विभिन्न तरीकों से भोजन प्राप्त करता होगा। उदाहरण के लिए संग्रहण यानी गैदरिंग, शिकार यानी हंटिंग, मछली पकड़ना यानी फिशिंग, तथा भोजन की तलाश यानी स्कैवेंजिंग, ये सब वो करते होंगे। विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक होमोनिड्स मांस की तलाश में मरे जानवरों के शवों से करते होंगे, यानी कि जो मरे हुए मिलते होंगे जानवर वगैरह उनको खा लेते होंगे। ये जानवर स्वाभाविक तौर पर मर जाते होंगे या अन्य जानवरों द्वारा मार दिए जाते होंगे। ऐसा संभव है कि प्रारंभिक होमिनिड्स छोटे स्तनधारियों जैसे कुतरकर खाने वाले पशु अथवा रोडेंट्स, पक्षियों तथा अनेक अंडों, सरीसृपों तथा कीड़े मकोड़ों को खाते होंगे। हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो आज के मानव की तरह तो नहीं थे ना आधुनिक, तो वो इस तरह की चीज़ें जो मिलती होंगी छोटी मोटी खा लेते होंगे। शिकार अथवा आखेट लगभग 500,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। नियोजित तथा जानबूझकर बड़े स्तनधारियों के वध के प्रारंभिक स्पष्ट प्रमाण दक्षिणी इंग्लैंड में 500,000 वर्ष पहले बॉक्स ग्रोव तथा जर्मनी में 400,000 वर्ष पहले स्कोनिन डोन से मिले हैं। ठीक है, ये सोच समझ के जो है हंटर करना, यहाँ पर उसके प्रमाण हमें मिले हैं। विभिन्न स्थलों पर मछलियों की हड्डियों के मिलने से स्पष्ट है कि मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण रहा होगा। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, लगभग 350,000 वर्ष पहले यूरोप के कुछ स्थलों से नियोजित शिकार यानी प्लैन्ड हंटिंग के प्रमाण मिले हैं। ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए चेक गणराज्य में डोलनी वेस्टोनिस स्थल, यह स्थल नदी के निकट था। प्रवासी पशुओं के झुंड जैसे रेंडियर तथा घोड़े पतझड़ तथा बसंत ऋतुओं में प्रव्रजन के दौरान नदी को पार करते होंगे तथा उन्हें व्यापक स्तर पर मार दिया जाता होगा। इन स्थलों का ज्ञान लोगों को होगा तथा बड़े पैमाने पर तेजी से जानवरों को मारने के साधनों की भी उन्हें जानकारी होगी। तो ऐसा हमने अनुमान जो है वो लगाया है कि यहाँ पर शायद जो है प्लैन्ड हंटिंग होती थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब हम निवास स्थानों के प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स के साक्ष्यों की पुनर्रचना करने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि मानव निर्मित ऐतिहासिक वस्तुओं का वितरण इस दिशा में महत्वपूर्ण है। कीनिया के किलोम्बी तथा ओलोर जीसीएली
स्थानों पर हजारों हस्तकुठार तथा रुखानी या शल्कल औजार यानी फ्लैग टूल्स मिले हैं। ये सभी औजार 700,000 से 500,000 पूर्व वर्षों के बीच मिले हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई, हमें इतने सारे हथियार मिले हैं। पॉइंट 32 जो है वो मैं छोड़ रही हूँ, ज़्यादा अहम नहीं है। अब पॉइंट नंबर 33 देखिए। 400,000 से 125,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले वायुस्थलों के प्रयोग के प्रमाण हैं। इस बात के प्रमाण यूरोप के अनेक स्थलों पर मिले हैं। दक्षिणी फ्रांस की लाजारेट गुफा में 12x4 मीटर का आश्रय स्थल मिला है। इसके अंदर 2 चूल्हे तथा विभिन्न भोजन स्रोतों जैसे फल, सब्जियों, बीजों, गिरियों, पक्षी के अंडों तथा ताज़ा जल की मछलियाँ, है ना, जैसे ट्राउट, पर्च तथा कार्य के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस के तट टेरा अमाटा पर लकड़ी तथा घास की छतों के आश्रय स्थल मिले हैं। फिर 1.4 म्या तथा 1 म्या के बीच पकी मिट्टी के टुकड़े तथा जली हड्डियां तथा पत्थर के औजार कीनिया के चेसोवंजा तथा दक्षिणी अफ्रीका के स्वाट क्रेन्स पर मिले हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है, कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सभी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चूल्हों के पाए जाने से ये बात स्पष्ट है कि आग का नियंत्रित प्रयोग किया जाता था, यानी कि वो सही तरीके से आग का प्रयोग करना जान गए थे। पत्थरों के औजारों यानी स्टोन टूल्स के बनाने तथा प्रयोग करने के प्रमाण इथियोपिया तथा कीनिया के स्थलों से मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस संभवतया सबसे प्रथम पत्थर के औजार बनाने वाले थे। ये बात इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने वाले कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इस बात की भी संभावना है कि पत्थर के औजार पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के हाथ बनाए जाते थे, यानी स्त्री पुरुष दोनों पत्थर के औजार बनाते थे, ऐसा हो सकता है। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने की विधियों में सुधार के प्रमाण हैं। नए प्रकार के औजारों जैसे फेंकने वाली बर्छी, स्पीयर थ्रोवर्स, धनुष तथा तीर, बो एंड एरो का प्रयोग किया जाता था। मांस को हड्डियों से हटाया जाने लगा। इस प्रकार भोजन को बाद के लिए रखा जाने लगा। तो इस तरह से जो है उनके जीवन में धीरे धीरे सुधार होता जा रहा था। अब देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 39। लगभग 21,000 वर्ष पहले सिले हुए कपड़ों के प्राथमिक प्रमाण उपलब्ध हैं। तो ये एक नई जानकारी आई। पंच ब्लेड विधि के द्वारा छोटे रुखानी जैसे औजार बनाए जाने लगे। इनकी सहायता से हड्डियों, 12 सींगों के सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी की जाने लगी। ठीक है, ये फोटो देख रहे हैं आप। तो इस तरह के औजार बना के नक्काशी जो है इनसे की जाने लगी। अभी एक पिक्चर देख रहे हैं आप, ये पिक्चर ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को आप देख लीजिए और मैं फिर इस पिक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहला फोटो, इसमें क्या हो रहा है, एक बड़े पत्थर को ऊपरी भाग पत्थर के हथौड़े से हटाया जाता है। ठीक है, फिर आप खा देखिए, खा में क्या हो रहा है, इससे एक सपाट तल बनता है जिसे चोट मारने वाला प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब गाँव में देखिए, गाँव में क्या हो रहा है, इसे हथौड़े तथा पंच के द्वारा पीटा जाता है, जो कि हड्डी या 12 सींगे के सींग के बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर घा देखिए, इससे ब्लेड बनते हैं जिन्हें चाकू या रुखानियों के रूप में हड्डी, 12 सींगों की सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी अथवा खुदाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इनको फिर आप ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए ज़रा अभी आप। अब इसमें क्या होता है, हड्डी पर नक्काशी का एक उदाहरण, इस पर जानवरों के चित्रों को देखें। ये देखिए, यहाँ पर जानवरों के चित्र दिखाई दिए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर भी। तो इस तरीके से ये जो है पूरा डायग्राम हमें उनकी प्रक्रिया को बताता है कि किस तरीके से वो जो है अपने औजार बनाते थे और किस तरीके से जो है वो नक्काशी और चित्रकारी जो है वो करते थे, है ना। जैसे कि हमने इस पे देखा है ना, हड्डी पर किस तरीके से उन्होंने जानवरों को बनाया है, तो ये प्रक्रिया वो फॉलो करते थे। तो ये जो प्रक्रिया पूरी मैंने आपको बताई है, ये प्रक्रिया कहलाती है पंच ब्लेड विधि। क्या कहलाती है? पंच ब्लेड विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जो है अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो का से लेकर डा तक यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जीवित प्राणियों यानी लिविंग बींग्स में केवल मानव ही भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? केवल ह्यूमन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में ऐसी कुछ विशेषताएं थीं जिनसे वे बोल सकते थे। इस प्रकार भाषा का विकास 2 मिलियन वर्ष पहले हुआ होगा। तो अगर पूछा जाए भाषा का विकास कब हुआ, तो 2 मिलियन वर्ष पहले हुआ होगा। लगभग 200,000 वर्ष पहले वाक ग्रंथि का विकास हुआ। फ्रांस तथा स्पेन के लेस्का तथा शोवेट की गुफाओं में पशुओं के सैकड़ों चित्र मिले हैं। इनमें जंगली सांड, घोड़ों, आइबैक्स, हिरन, गैंडों, शेरों, तेंदुओं, लकड़भग्गों तथा उल्लुओं के चित्र हैं। मानव इतिहास में भोजन की तलाश से खेती तक का परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिमयुग लगभग 1300,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ तथा इसके साथ अधिक गर्म तथा नर्म दशाएं उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप घास तथा जंगल, जौ तथा गेहूं की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं विकसित हुई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम देखिए, लगभग 10,000 वर्ष पहले खेती यानी फार्मिंग तथा ग्रामीण संस्कृति यानी पेट्रोलिज्म का विकास जिस क्षेत्र में हुआ उसे धनवाकार उपजाऊ प्रदेश यानी फर्टाइल क्रीसेंट कहा गया। इसका विस्तार भूमध्य सागरीय तट, मेडिटेरेनियन कोस्ट से ईरान के जैग्रोस पर्वतों तक था। धीरे धीरे लोग तांबे यानी कॉपर तथा टिन धातुओं से परिचित हो गए। पहिए के आविष्कार ने बर्तन बनाने तथा यातायात को सुगम बनाया, है ना। बर्तन बनाने तथा यातायात को सुगम बनाया। लगभग 5,000 वर्ष पहले नगरों में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मानव की शुरुआत कहाँ से हो रही है। एक मानव जो प्राणी की तरह दिखता था, एक प्राणी जो मानव की तरह दिखता था, वहाँ से हम शुरुआत हमने देखी और देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है मानव के अंदर जो है बदलाव आए, किस किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना, फिर होमो बना, है ना। होमो के कई सारे रूप देखे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, है ना, होमो सेपियंस। फिर होमो सेपियंस ने किस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। फिर आपने देखा कि किस तरह से जो है सिलाई करने लगे, वो सुई का प्रयोग करने लगे, है ना। फिर कपड़ों का इस्तेमाल होने लगा, फिर आग का प्रमाण मिलता है, फिर उनके चूल्हों का प्रमाण मिलता है, फिर पहिए का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे जो है गांव बसा, फार्मिंग हुई, खेती हुई और फिर जाकर जो है एक नगर भी बस गया और तांबे और टिन का इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरह से लगभग 5,000 वर्ष पहले नगरों में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और नगर भी बसने लगे। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में जो समरी है आप वो देखें कि पूरे चैप्टर में हमें एक पूरे मानव का जो प्रोसेस है, वो एक आधुनिक मानव बनने का जो सफ़र है और किस तरीके से उसका एक स्थायी जीवन की जो शुरुआत है और तमाम बदलाव जिनसे वो गुजरा, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर में दिखाई पड़ता है। एक जो कह सकते हैं कि एक समय की शुरुआत जो कहा गया है वो पूरी हमें इस चैप्टर में दिखाई देती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह जो है ये समझ में आया होगा जो कुछ भी मैंने बताया, और सभी पॉइंट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट थे। कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप सोचें कि इसको हम छोड़ सकते हैं, सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने खुद ही छुड़वा दिया। अब तो ये सब कुछ आपने जान लिया। अब कुछ आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ दिया गया है
26 से 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के सबसे पहले औजार बने। ठीक है। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि। ये कब हुआ? 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व में। जो अहम बातें हैं, पॉइंट, वो आपको बता रही हूँ। फिर देखिए आप, दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले मिला। होमो इरेक्टस का लोप यानी उनका विलुप्त होना, वो 2 लाख वर्ष पहले हुआ। स्वतंत्र तंत्र का विकास, स्वर तंत्र का विकास जो है वो भी 2 लाख वर्ष पहले हुआ। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप, पॉइंट नंबर 7, चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले हुआ। फिर आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य 27,000 वर्ष पहले मिला। और सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 वर्ष पहले हुआ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थी, टाइम था जो मुझे आपको बताना ज़रूरी लग रहा था। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इस तरह यहाँ पर जो है मैं इस वीडियो को अब रोकती हूँ। यहाँ पर जो है ये पूरी समरी कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, नेक्स्ट चैप्टर की समरी जो है वो लेके आऊँगी। तो उसका वेट करिए और तब तक इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।